नमस्कार, खास खबर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। तो 12 जुलाई को जब प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने के लिए पटना आने वाले थे, इससे पहले फुलवारी शरीफ के एक घर में रची जा रही थी खौफनाक और खतरनाक साजिश। देश के दूसरे राज्यों से बुलाकर मुस्लिम युवाओं को दी जा रही थी खतरनाक ट्रेनिंग और इस पूरे मामले को ऑपरेट कर रहा था विवादित संगठन पीएफआई। वहीं छापेमारी में इस घर से जो दस्तावेज मिले हैं उसने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए, क्योंकि जब्त दस्तावेजों में साफ साफ जिक्र है भारत को 2047 तक इस्लामिक राज्य बनाने का। पीएफआई की खौफनाक साजिश नाकाम, इस्लामिक स्टेट बन जाता हिंदुस्तान। 2047 तक इस्लामिक देश बनाने का था प्लान। मुस्लिम युवाओं को खतरनाक ट्रेनिंग। सही सुना आपने, ये था पीएफआई का खौफनाक प्लान। सोचिए, अगर ये प्लान कामयाब हो जाता तो कैसा होता हिंदुस्तान। खुलेआम सड़कों पर आतंकी खौफ और आतंक का नंगा नाच करते, सड़कों पर खून बहाते, लेकिन उससे पहले ही बिहार पुलिस ने इस प्लान को बेनकाब कर दिया। 6 और 7 जुलाई के बीच में 10-12 लोग अन्य राज्यों से आकर, विशेषकर तमिलनाडु और केरल से आकर वहाँ पे मीटिंग लिए हैं और कुछ लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। छापामारी के क्रम में हमको वहाँ से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कुछ कार्य योजना थी। ये हैं वो दो चेहरे जिनके गिरफ्त में आने से पीएफआई की इस खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। इस साजिश में झारखंड पुलिस का रिटायर्ड इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन और सिमी का पूर्व सदस्य अतहर परवेज शामिल है। इस खुलासे ने पुलिस प्रशासन और लोगों की नींद उड़ा दी है। पटना के फुलवारी शरीफ के नहर टोला स्थित अहमद पैलेस नाम के इसी घर में रची जा रही थी भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की खौफनाक साजिश। जगह है फुलवारी में नया टोला, अहमद पैलेस करके। उसके जो मालिक मकान है मोहम्मद जलालुद्दीन, ये पहले झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे हुए और वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं। किनके मकान में एक ऑर्गेनाइजेशन, तब तक ऑर्गेनाइजेशन की हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि कुछ लोग वहाँ पे मीटिंग्स करते हैं। पुलिस ने बाद में अरमान मलिक नाम के एक और संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। 11 जुलाई को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फुलवारी शरीफ के इस घर में रची जा रही है देश को दहलाने की साजिश। प्रधानमंत्री के पटना दौरे से पहले इस इनपुट ने पुलिस के होश फाख्ता कर दिए। आला अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि जो इनपुट मिला था उसके मुताबिक 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे के दौरान गड़बड़ी फैलाने की साजिश थी। पिछले एक हफ्ते से इस घर में मुस्लिम युवाओं को खतरनाक ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस इनपुट के बाद पुलिस ने 12 जुलाई को इस घर में दबिश दी, जिसके बाद खुलासा हुआ प्लान 2047 का। कुल 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। उनमें से जो एक हैं अतहर परवेज के जो अपने भाई हैं मंजर परवेज, वो पहले सिमी, जो कि अब बैन हो चुका है, उसके एक्टिव कार्यकर्ता थे और उसमें वो सिमी के सदस्य होने के नाते जेल भी जा चुके हैं। जो उनके भाई हैं अतहर परवेज, वो खुद भी पहले सिमी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं और सिमी के पूर्व के जो मेंबर्स थे उनके बेलर का काम करते थे। अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो दिल्ली के इनपुट को माने तो 2 महीने से ये एक्टिविटी चल रही थी, तो बिहार की एजेंसियां भी कहीं ना कहीं पीछे रह गई। ये तो प्रधानमंत्री के आने का वक्त था, तमाम एजेंसियां जो थी वो एक्टिव मोड में थी और इसी दौरान इतनी बड़ी सच्चाई, इतना बड़ा खुलासा हुआ। उसके बाद पटना पुलिस एक्शन मोड में आई और गिरफ्तारियां हुई 2 लोगों की। आज 3 लोग हिरासत में लिए गए। इस घर से जो सामान बरामद हुए उसने खुलासा कर दिया आतंकियों के इस्लामिक स्टेट मिशन का। यही नहीं, इसके अलावा फुलवारी शरीफ के ही गुलिस्तान मोहल्ला स्थित अतहर परवेज के घर पर भी पुलिस ने दबिश दी। यहाँ से भी पुलिस को आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। ये देखिए, इन्हीं पर्चों ने भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश की पोल खोल दी। इस छापेमारी में खतरनाक इस्लामिक संगठन पीएफआई के पर्चे मिले हैं। छापेमारी में इस तरह के हिंदी में लिखे 25 पर्चे मिले हैं। इसके अलावा उर्दू में लिखे 30 पर्चे भी मिले हैं। पीएफआई के 49 झंडे भी मिले हैं। जब्त गुप्त दस्तावेज का नाम इंडिया 2047 है। दस्तावेज में भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात है। इसके अलावा इस छापेमारी में पीएफआई और एसडीपीआई के पैम्पलेट, पीएफआई और एसडीपीआई के बुकलेट भी मिले हैं। इन्हीं दस्तावेजों में छिपा है हिंदुस्तान को 2047 तक इस्लामिक देश बनाने का प्लान। इसके मुताबिक भारत को 2047 तक
इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही आतंकियों के इस्लामिक स्टेट वाले खतरनाक मंसूबों का खुलासा हो गया। दानापुर से अमरजीत शर्मा, पटना से संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। श्रीलंका में हालात को काबू में करने के लिए सेना सड़क पर उतर गई है। बख्तरबंद गाड़ियों से प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जा रही है और इस बीच श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे मालदीव छोड़कर सिंगापुर पहुंच गए हैं और खबर है कि वहां पहुंचकर इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका में जारी उग्र प्रदर्शन के बीच अब सेना सड़क पर उतर आई है। बख्तरबंद वाहन से प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जा रही है। श्रीलंकाई अधिकारियों ने गुरुवार को पश्चिमी प्रांत में फिर से कर्फ्यू लगा दिया, क्योंकि देश के सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भाग जाने के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के मालदीव छोड़कर सिंगापुर चले जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। श्रीलंका से हाल ही में फरार हुए गोतबाया राजपक्षे को लेकर सिंगापुर ने बयान जारी किया है। दरअसल सुबह ही खबर आई थी कि गोतबाया मालदीव के बाद अब सिंगापुर पहुंच गए हैं। इसके बाद ही उनके सिंगापुर में शरण लेने की अटकलें लग रही थी। अब इस मामले में सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि राजपक्षे सिंगापुर में निजी दौरे पर आए हैं, न ही उन्होंने यहाँ शरण मांगी है और न ही उन्हें शरण दी गई है। इस बीच श्रीलंका में बिगड़ते हालात को संभालने के लिए सेना को पर्याप्त बल के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। इसका मकसद है कि किसी भी हाल में देश में हो रहे उपद्रव और संपत्तियों के नुकसान को रोका जा सके। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी नरम पड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों की तरफ से कहा गया है कि वे आधिकारिक इमारतों को जल्द छोड़ देंगे। समाचार एजेंसी AFP ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। वहीं राष्ट्रपति गोतबाया ने अब तक इस्तीफे का ऐलान नहीं किया है। हालांकि इस बीच गोतबाया ने बयान जारी करते हुए कहा कि वे काफी दबाव में हैं और सिंगापुर पहुंचते ही इस्तीफा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राष्ट्रपति चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन इस चुनाव में भी विवादों की कमी नहीं है। कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों को लालच देने के आरोप लगाए तो नरोत्तम मिश्रा का तीखा हमला भी हुआ। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये और खबर ये कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम के ट्वीट में छुपी है, जो अब सार्वजनिक हो चुकी है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में समर्थन और विरोध की सियासत के कई सुर सुनाई दे रहे हैं। कोई अपनी ही पार्टी को नसीहत दे रहा है तो कोई खरीद फरोख्त पर भिड़ गया है। लेकिन सुर्खियों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का वो ट्वीट है जिसने सियासी हलचल बढ़ा रखी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा है, पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस हमेशा शोषित, वंचित और आदिवासियों के साथ खड़ी रही है। राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का विरोध करना मेरे विचार से बिल्कुल उचित नहीं है। पार्टी हाईकमान को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बुधवार को भोपाल कमलनाथ के निवास पर स्वागत किया गया था। इस पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ये नौबत आ गई, किसी कांग्रेसी को ही लड़ा लेते। लेकिन इससे भी बड़ा विस्फोट बीसीसी चीफ कमलनाथ ने किया है। कमलनाथ ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को लालच देने के आरोप लगाए हैं। ये सब छापे मारना, छापे की राजनीति, ईडी की राजनीति, ये तो देश भर में चल रही है। कि मुझे अपने कांग्रेस विधायकों पर पूरा विश्वास है, ये जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको वोट देंगे। खुद राष्ट्रपति पद के यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे बेहद दुखी हैं। बीजेपी आज अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी नहीं है। उनके उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने पर सरकार बेहाल हो गई है। 28 आदिवासी एमएलए पर बीजेपी डोरे डाल रही है। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को भी फोन कर लालच दिया गया है। मुझे इतना अफसोस है आज के दिन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई एम रियली पेन्ड। मैं बहुत दुखी हूँ कि विधायकों की बैठक में एक विधायक महोदय खड़े हुए और उन्होंने कहा कि उनको फोन आ रहे हैं, उनको
मॉनेटरी ऑफर किया जा रहा है और कहा जा रहा है इतने पैसे ले लो और वोट हमारे कैंडिडेट के पक्ष में। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी वह भारतीय जनता पार्टी नहीं है। फोन कॉल आया, 50 लाख की बात की गई, तो ये चाहे मेरे साथ हो, चाहे लखनादौन के विधायक हो, चाहे पाचीलाल मेहड़ा जी के साथ हो, ऐसे कई विधायकों के साथ की जा रही है। यशवंत सिन्हा जी के लिए पूरी तरह कांग्रेस एकजुट है। पूरे जो वोट है अपने कांग्रेस के, वो पूरे वोट में। कमलनाथ के बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। कहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों का अपमान कर रही है। कमलनाथ ने अपने विधायकों के माथे पर फॉर सेल का टैग चिपका दिया है। आप अपनी ही पार्टी के विधायकों का कहीं अपमान तो नहीं कर रहे हो? आप उनके माथे पर फॉर सेल का एक टैग चिपका दिया है आपने। ये अच्छा नहीं है। एक भी व्यक्ति से आपकी पार्टी के से हमने बात न की है, न हमें करने की जरूरत है। पूरा देश जानता है, विश्व जानता है कि द्रौपदी मुर्मू जी जीत रही हैं। आप अपने कुनबे को नहीं समेट पा रहे हो। एक भी प्रमाण हो तो सामने ला के रखो ना। जाहिर है अभी राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 दिन और बचे हैं। इस बीच सियासत का और कौन कौन सा रंग दिखाई देगा, कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले किए गए। कैबिनेट ने शराब बिक्री पर सेस बढ़ा दिया, साथ ही नई मछली पालन नीति को भी मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ में एक सप्ताह बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। इससे पहले 7 जुलाई को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी थी। एक बार फिर उम्मीदों के मुताबिक कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री पर सेस बढ़ा दिया गया है। शराब पर सेस 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया है। मंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्ता बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री वार्षिक स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाकर 70 करोड़ कर दी गई है। छत्तीसगढ़ मंत्री वेतन भत्ता अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही भूपेश बघेल कैबिनेट ने कई और फैसलों को अपनी मंजूरी दी है। विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष, इनके वेतन भत्ते के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ मंत्री वेतन भत्ता अधिनियम 1972 के प्रारूप का भी अनुमोदन हुआ है और सदस्यों के संबंध में उनके भी प्रारूप का, विधानसभा के सदस्यों के वेतन भत्ता के संबंध में भी प्रारूप का अनुमोदन हुआ है। मुख्यमंत्री जी का जो स्वेच्छानुदान का प्रावधान 40 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए किया गया है। प्रदेश में सहायक आरक्षकों के पद को समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह पर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का गठन किया जाएगा। मोटरयान योजना 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नई मछली पालन नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। तो राज्य में जो प्रचलित मछली पालन नीति है, तो एक नई मछली पालन नीति लागू करने के लिए फैसला लिया गया है। प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पद को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृति का प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है और इसके लिए पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों के वेतन संबंधी विसंगति को दूर करने के बारे में भी निर्णय ले लिया गया है। ट्रांसफर में जो प्रतिबंध है वो हटेगा और उसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ट्रांसफर के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति बनेगी। वहीं सिटी बसों पर बकाया रोड टैक्स में 99.95 लाख की छूट देने का सरकार ने फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश पर इन दोनों बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। सूबे के कई जिलों में बारिश से हाल बेहाल है। अब मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए फिर से रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मॉनसून इन दिनों मुसीबत बनकर बरस रहा है। इंदौर वासियों को लंबे वक्त से बारिश का इंतजार था। जब बारिश हुई तो आफत लेकर आई। अचानक शुरू हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। इस बारिश के बीच एक कार पानी के तेज बहाव में बहने लगी। बड़ी बात ये थी कि इस कार में 4 लोग सवार भी थे। जिस वक्त कार बह रही थी, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, तभी कुछ लोग मदद के लिए आगे आए। कार सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।
खरगोन में मूसलाधार बारिश के चलते सर्राफा बाजार में दुकानों में पानी घुस गया। सर्राफा बाजार की सड़क तालाब बन गई और इस दौरान ट्रैफिक बैरिकेड के साथ कई सामान पानी में बह गए। बीकन गांव में लगातार बारिश के चलते दुकानों में पानी भर गया। बारिश के पानी से सड़कें तालाब बन गई। खरगोन में भारी बारिश से साटक नदी उफान पर है। नदी किनारे बने कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों का लाखों रुपए का सामान पानी में बर्बाद हो गया। घरों में रखा खाद और मवेशियों का चारा पानी में डूब गया। किसान को खाद काफी मुश्किल से मिल रहा था। ऐसे में खाद डूब जाने से किसान परेशान है। रात को अचानक बाढ़ आ गई, नदी ज़्यादा पानी गिरने से, और हमारे मकान भी यहीं पर है सर, नदी के साइड में ही है। तो सब खाने पीने की चीज़ों भी सब बह गई सर पानी में, और हमारे जो खेती के लिए हमने खाद रखा था 50-60 बोरी, वो भी पूरा नष्ट हो गया है सर। और हमारी अभी तो फसल अभी हमने सिर्फ बोई है सर, उसके बाद में क्या होगा अभी हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारी तो आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से हम यही निवेदन करते हैं कि हमारे को कुछ भी इसकी शासन प्रशासन इसका सर्वे करवा ले। और हमारे छत्तीसगढ़ पर इन दिनों मौसम की दोहरी मार है। ऐसा मानसून के असामान्य होने के चलते हुआ है। मतलब कई जिलों में इतनी बारिश हो चुकी है कि नदी, नाले, सड़कें, गलियां सब कुछ पानी पानी। और कहीं मानसून की बेरुखी का आलम यह कि किसान कम बारिश से परेशान हैं। धान की बुआई के लिए मेघराज के आने का इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून हुआ बेईमान। कहीं सूखे ने निकाली लोगों की जान, कहीं जमकर इंद्रदेव हुए हैं मेहरबान। कहीं बूंद बूंद को तरस रहे किसान। सूखे पड़े कई जिलों में खेत खलिहान। कहीं सड़कें गलियां पानी में डूब गए। नदी नाले सब बारिश से उफन रहे। कहीं जमकर बरस रहे, कहीं लोग तरस रहे। छत्तीसगढ़ धान का कचोरा कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि किसानों का एक बड़ा तबका धान की फसल पर निर्भर है। इंद्रदेव मेहरबान होते हैं तो किसानों के चेहरे खिल उठते हैं। लेकिन इस बार मॉनसून छत्तीसगढ़ में जरा बेईमान हो चुका है। ये हम नहीं, मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं। तस्वीरें भी कुछ यही हकीकत बयां कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा बारिश बीजापुर में हुई। यहां करीब 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दंतेवाड़ा के बड़े बचेली में 70.6 मिलीमीटर, जांजगीर के शिवरी नारायण में 81.3 मिलीमीटर, मुंगेली के पथरिया में 89 मिलीमीटर, रायगढ़ के सारंगढ़ में 85.3 मिलीमीटर और बलौदाबाजार में 82 मिलीमीटर बारिश हुई है। तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी करा रही हैं। लेकिन इसी छत्तीसगढ़ के कई जिले ऐसे हैं जहां किसान बारिश को तरस रहे हैं। बलरामपुर में 66% कम बारिश हुई। जशपुर में 71% कम बारिश हुई। सरगुजा में भी 66% कम बारिश दर्ज की गई। कोरबा में 29% कम बारिश, तो कोरिया में 48% बारिश में कमी। रायपुर में 36% कम बारिश हुई है। वहीं रायगढ़ में 20% की बारिश में कमी देखी गई है। पूरे सूबे की बात करें तो इस साल मॉनसून कहीं बेईमान है तो कहीं मेहरबान। आंकड़े देखिए। छत्तीसगढ़ में मॉनसून बेईमान। प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश। प्रदेश के 7 जिलों में नॉर्मल बारिश। प्रदेश के 5 जिलों में औसत से कम बारिश। प्रदेश के बाकी जिलों में बारिश बहुत कम हुई। जुलाई का आधा महीना गुजर चुका है। सावन भी शुरू हो चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिन किसानों के हिस्से की बारिश अभी नहीं हुई है, उन जिलों में इंद्रदेव मेहरबान होंगे और जिन जिलों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं, उन जिलों में अब बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इसी के साथ खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।